हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन महामैराथन में क्लास में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारा का सारा। वीडियो को लाइक करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास महामैराथन क्लास है। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ सारा प्रीवियस ईयर, जैसे कि ये क्वेश्चन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था, ये आपका डीएसएसबी, केबीएस और एनबीएस में पूछा जा चुका है। हो सके तो बिहार लाइब्रेरियन में भी पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? 1876 ईस्वी में हुआ है। 1800 मतलब एएलए बोला जाता है इसका। और कुछ विस्तार से समझते हैं एएलए के बारे में। सबसे पहले पूछा जाएगा प्रथम अध्यक्ष, एएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिन विंसर है। जस्टिन विंसर है। और आप लोगों को लगेगा कि सर मेलविन डेवी कौन है? तो मेलविन डेवी सचिव थे। मेलविन डेवी कौन थे? तो सचिव थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए और एएलए के बारे में कुछ और बात बता देते हैं। मेरे साथ बस जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते चले। महामैराथन क्लास है, वीडियो को शेयर करते चले। सबसे पहले आपसे एक सवाल और पूछेगा कि आपको एएलए का खास तौर पे अवार्ड पूछा जाता है। अवार्ड मतलब जैसे मेन इंपॉर्टेंट अवार्ड है कि मेलविन डेवी अवार्ड, मेलविन डेवी अवार्ड मिलता है। फिर एक और रहता है आपका मर्गेस्ट मैन अवार्ड। ठीक है, तो ये दो अवार्ड आप याद रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन आ चुका है। और एक और है प्रकाशन, याद रखिएगा एएलए का प्रकाशन कौन कौन सा है। प्रकाशन इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाशन में आपसे पूछा जाता है कि बुक लिस्ट आता है आपका, चॉइस आता है आपका, बुक लिंक्स आता है, एएलए टच सोर्स आता है आपका, गाइड टू रेफरेंस आता है आपका। खास तौर पे अमेरिकन लाइब्रेरियन होता है, लाइब्रेरी नहीं होता। ठीक है, सॉरी। चलिए तो कैसा लग रहा है क्लास बताते चले। महामैराथन क्लास है आपके लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। आज मैं 500 क्वेश्चन करवा दूंगा मात्र 2 घंटा में। आपका 2 घंटा का 1 घंटा में ही कंप्लीट कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसको एलए बोला जाता है। एलए बोला जाता है। लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो 1877 ईस्वी में हुआ है। ये कहाँ है? तो ब्रिटिश में है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में। और एएलए कहाँ अभी मुख्यालय से पूछा जाता है तो लंदन में, याद रखिएगा। ये अभी फिलहाल आपका लंदन में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब स्थापित हुआ है? तो 1909 ईस्वी में हुआ है। 1909 ईस्वी में हुआ है। आपसे सवाल ऐसा रहेगा कि आपका एएलए कब बना, खासतौर पे एएलए कब बना, एएलए कब बना मतलब लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कब बना, और इस्टेब्लिश ईयर के अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा कि इसको सजाइए सही क्रम में। तो आपको याद होना अनिवार्य रहेगा, तो इसलिए आपसे बन पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो आप ये मैं स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वन लाइनर है। महामैराथन क्लास चल रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? राजस्थान पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट इसका आंसर 2006 ईस्वी में लागू हुआ। 2006 ईस्वी में लागू हुआ। तो बिहार कब लागू हुआ? तो 2008 में लागू हुआ। चलिए विस्तार से एक्ट बता देते हैं। अभी तक फिलहाल 19 राज्य में एक्ट पारित हो चुका है। 19 राज्य में एक्ट पारित हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 19 राज्य के बारे में पूछेगा। तो सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो बिहार में कब हुआ? बिहार के लिए तो बिहार में जानना अनिवार्य है, क्योंकि बिहार वाले लोग बिहार के बारे में नहीं जानेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। चलिए अब विस्तार से हम आपको समझा देते हैं 19 राज्य। और एक सवाल और जरूर पूछेगा कि आपके लिए 5 राज्य, आपसे 5 राज्य में लाइब्रेरी शेष लगा था। तो ठीक है, तो उसमें एक्ट जरूर याद रखिएगा। 5 राज्य में लगा है। सबसे पहले किस राज्य में एक्ट लागू हुआ था? 19 राज्य में से याद कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ विस्तार से। सबसे पहले आपका स्पेशल आंध्र प्रदेश में आपका मद्रास में आपका, तमिलनाडु में 1948 ईस्वी में, और आपका फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश 1960 ईस्वी में, फिर उसके बाद कर्नाटक आपका आता है 1965 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, साथ में चलते रहिए वीडियो को लाइक करते हुए। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र आपका आता है 1967 ईस्वी में। फिर वेस्ट बंगाल आपका आता है 1989 ईस्वी में आता है। मणिपुर आपका 1988 में आता है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा क्लास। केरला में आपका हुआ है 1989 ईस्वी में, 1890 में हुआ है।
आगे बढ़ते हैं हरियाणा में भी आपका हुआ है 1989 ईस्वी में ही हुआ है। मिजोरम में आपका 1993 ईस्वी में हुआ है। याद रखिएगा गोवा तो हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बार बार, तो 1993 में ही हुआ है, 1993 में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा आपका 2002 में हुआ है, ओडिशा आपका 2002 में हुआ है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। साथ में चलते हैं गुजरात 2002 के बाद, सॉरी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, उड़ीसा आपका 2001 में ही पारित हुआ था, ठीक है, तो 2001 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका पारित हुआ था गुजरात, आपका 2001 में ही पारित हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड आता है आपका 2005 में, राजस्थान आपका 2006 में आता है, उत्तर प्रदेश आपका 2006 में आता है, लक्षद्वीप आपका 2007 में आता है, फिर उसके बाद आपका आन बान शान बिहार आपका 2008 में आता है, जो बहुत ही 14 साल के बाद, कितना साल हो गया जोड़ लीजिए खुद, कितना सालों के बाद वैकेंसी आ रहा है, याद रखिएगा। बिहार में 2008 में हुआ है, छत्तीसगढ़ आपका 2009 में हुआ है, अरुणाचल प्रदेश 2009 में हुआ है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है क्लास? मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा दूँ। मोबाइल लाइब्रेरी के बदले डॉक्टर रंगनाथन ने कौन सा शब्द यूज किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये हो सके तो मैं 100% गारंटी करता हूँ, ये रट लीजिए, लिख लीजिए, जो करना कीजिए, ये आएगा ही आएगा। लाइब्रेरी ऑन व्हील्स बोला जाता है आपको। ये मोबाइल लाइब्रेरी कौन शुरू किया था? डॉक्टर रंगनाथन। और क्या बोलते हैं? तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइब्रेरी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। तो लाइब्रेरियन डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। एक सवाल और रहेगा कि लाइब्रेरियन वीक कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा आपके लिए। साथ ही साथ 12 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर रंगनाथन जी का डेट ऑफ बर्थ है, जो 1892 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था, परंतु रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त है, लेकिन 12 अगस्त स्कूली डेट है, इसलिए मनाया जा रहा है। कैसा लग रहा है क्लास? जरूर बताइएगा। महामैराथन क्लास है आपके लिए। मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा एक ही दिन में। चलिए जितना हो कोशिश करने में लगने में क्या है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करते चले। पुस्तकालय त्रिमूर्ति किसे माना जाता है? तो त्रिमूर्ति खास तौर पे किसे माना जाता है? तो सबसे पहले पाठक को माना जाता है, उसके बाद पुस्तक को माना जाता है, फिर उसके बाद आपका कर्मचारी को माना जाता है। एक सवाल रहता है त्रिमूर्ति कब बना था? तो याद रखिएगा जब डॉक्टर रंगनाथन लंदन गए थे, W.V. शेयर्स उनके आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर रंगनाथन जी के गुरुजी का नाम पूछा जाएगा तो W.C. शेयर्स नाम है उनका। तो याद रखिएगा वो जब शिक्षा ग्रहण करने गए थे 1924 ईस्वी में गए थे लंदन, ठीक है। तो 1925 ईस्वी में लंदन से वापस आया, ठीक है। और जो आपको पता होना चाहिए 5 लॉ कब बना, खासतौर पे कब प्रकाशित तो हुआ आपका, खासतौर पे 1931 में, परंतु 1928 में बना था, परंतु प्रकाशित हुआ 1931 ईस्वी में। तो ये जो 3 साल है 1925 से लेके 1928 के बीच में जो 3 साल है, ये त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो पाठक, पुस्तक और कर्मचारी, ठीक है। तो आगे अब बढ़ते हैं। चलिए इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी 72 क्वेश्चन देखिएगा। INB केंद्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अब ये दिल्ली में स्थित है आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि INB का प्रकाशन आपसे कई बार पूछा जाता है, तो ये मासिक रूप से प्रकाशन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो ये लिख लीजिएगा। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। दिल्ली से आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली में स्टार्टिंग आपसे एमलिस कोर्स कहाँ से शुरू हुआ? तो दिल्ली में ही हुआ। एमफिल कोर्स कहाँ से शुरू हुआ? तो दिल्ली में हुआ। आपसे 1951 में PhD की स्टार्टिंग हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हुआ था। तो ये याद रखिएगा लाइब्रेरी साइंस के तौर पे। लेकिन पूर्णतः कब किया गया? तो 1957 में PhD फाइनल किया गया था, ठीक है। तो DV कृष्णजी राव सबसे पहले PhD करने वाले व्यक्ति थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से INB का निर्माण का आरंभ कब प्रारंभ हुआ? तो 1957 में तो शुरू हुआ, पूर्णतः 1958 में बन चुका था।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये बहुत ही इजी आंसर है। तो इसका आंसर जैसे कि हम बोले संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब याद रखिएगा, अब गिल्ला किसका प्रकाशन है? तो आइए ले का प्रकाशन है। आइए ले का प्रकाशन है। बहुत बढ़िया। आइए ले अब विस्तार से समझ लीजिएगा आइए ले क्या है, कब बना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए मैं विस्तार से समझा देता हूँ आपको। आईएलए के लिए बेस्ट आपसे पुरस्कार पूछा जाता है। आईएलए का सबसे पहले इंडियन नेशनल क्या बोला जाता है? एसोसिएशन बोला जाता है। ये भारत का संघ है, सबसे पुराना संघ। आईएलए सबसे विश्व का सबसे बड़ा संघ है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए आईएलए के बारे में। चलिए क्या है, सबसे पहले याद रखिएगा कि आईएलए कब बना? तो 1933 ईस्वी में बना है। 1933 ईस्वी में बना है आईएलए। आईएलए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है, सबसे पुराना है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसका प्रकाशन में मैं भी विस्तार से समझाऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। जैसे कि आपको जैसे ही अभी पता चला कि अब गिल्ला किसका प्रकाशन है, तो इसका है आईएलए का प्रकाशन है। तो एक और भी रहता है आपका खास तौर पे आईएलए बुलेटिन पूछा जाता है, किसका प्रकाशन है? तो आईएलए का ही है। तो आईएलए आगे है नीचे क्वेश्चन, परंतु आईएलए कब बना? तो 1933 ईस्वी में बना है। चलिए अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। आईएलए का अवार्ड लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ अवार्ड। पीवी वर्गीस और सीडी शर्मा, एजी मोतीवाला, ये तीनों जो है ना आपका बेस्ट आर्टिकल के लिए मिलता है। बेस्ट आर्टिकल के लिए मिलता है आपका अवार्ड। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आईएलए के प्रथम अध्यक्ष जो जानते हैं कमेंट में कर सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष आईएलए से बार बार पूछा जाता है, तो इसका प्रथम अध्यक्ष आपका डॉक्टर एमोस थॉमसन जी थे। एमोस थॉमसन जी थे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो याद कर लिया तो बहुत ही एग्जाम में क्लियर बोल रहा हूँ हो जाएगा उनका लाइब्रेरियन सपना पूरा। बस मैं चाहता हूँ कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बताते चलें क्लास कैसा लग रहा है। चलिए इसका प्रकाशन जैसे कि आपको अब गिल्ला हो गया, आपका आईएलए बुलेटिन हो गया। आईएलए बुलेटिन पूछा जाएगा तो त्रैमासिक रूप से प्रकाशन होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही है। अब गिल्ला का पूरा नाम पूछा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एनालाइज बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन 1949 से लेकर 53 में प्रकाशन हुआ था। और अब क्या पूछा है, अब गिल्ला का वर्तमान नाम क्या है? तो आईएलए बुलेटिन है। आईएलए बुलेटिन ही है। तो आईएलए बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो आपको पता होना चाहिए। आईएलए बुलेटिन का प्रकाशन 1975 ईस्वी से हो रहा है। और किस रूप से किया जाता है? आवृत्ति जैसे कि पूछ ही दिया आपसे, तो त्रैमासिक रूप से किया जा रहा है। त्रैमासिक रूप से किया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एजलिक बुलेटिन का भी प्रकाशन देख सकते हैं। एजलिक बुलेटिन का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एजलिक बुलेटिन की इसका भी प्रकाशन आपका त्रैमासिक रूप से ही किया जाता है। तो प्रकाशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजलिक न्यूज़ लेटर का प्रकाशन 1966 से शुरू हुआ था। 1966 से शुरू हुआ था। अब मैं एक और नोटिफिकेशन बता देता हूं कि टायर 4, मैं बार बार बोल रहा हूं कि टायर 4 के साथ आपका एग्जाम होने वाला है बिहार लाइब्रेरियन का। तो आप जोरों धोरों से लग जाएं, पूर्णतः पूरा परिवार छोड़ें, अभी फिलहाल दोस्ती यारी छोड़ें, बस आप फ़ोन को भी छोड़ सकते हैं, मात्र यूट्यूब के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहें। मैं आपको कंप्लीटेड क्लास कंप्लीट करवा दूंगा। कल कमेंट आ रहा था कि सर क्लास हम आप ही के भरोसे बैठे हैं, अब क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छी बात है, आप मेरे भरोसे हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ आपका जॉब कंफर्म होगा, लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महामैराथन वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एजलिक न्यूज़ लेटर आपका 1966 में प्रकाशित होता है। चलिए समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। SRELS जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट 1964 ईस्वी में SREL का तात्पर्य है द शारदा रंगनाथन एंडोवेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस बोला जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है ALA के बारे में। ALA कब बना? तो 1877 ईस्वी में बना है। ALA को मिलाकर शासन और क्लिप का निर्माण किया गया था। किसका? तो IIS का, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन
साइंटिस्ट, मतलब किसका, एलए और आईआईएस को मिलाकर क्लिप का निर्माण किया गया। तो कब, तो 2002 ईस्वी में। कब किया गया, तो 2002 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। आईआईएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1958 में की गई, 1958 में की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रलेखन के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, हेनरी फोर्ड के द्वारा मिला, उनको मिला। हेनरी फोर्ड याद रखिएगा, इनके महान आदमी हैं। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन की स्थापना हेनरी फोर्ड और पॉट आउटलेट ने किए थे, और कब किए, तो 1905 ईस्वी को किए, 1905 ईस्वी को किए हैं। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा करें, क्योंकि मैं इतना मेहनत करने के बाद मैं बना रहा हूँ आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है, तो क्लिप करता है, क्लिप करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ्ला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ्ला का सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ्ला के बारे में विस्तार से समझते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो रॉयल द हेग में स्थित है, द हेग में स्थित है। लेकिन परंतु आपसे एक सवाल पूछा गया था राजस्थान एग्जाम में, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 सब में, डीएसएस में भी क्वेश्चन है। कई सवाल पूछा जाता है कि फिलहाल अब इसका द हेग में है, परंतु जब इसकी स्थापना हुआ था तो उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था। बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि उस समय कहाँ था। बहुत फटाफट जो जानते हैं कमेंट करके बताइए कि इफ्ला जब बना तो उसका मुख्यालय उस टाइम कहाँ पे था। इसका मैं टाइम दे रहा हूँ 5 सेकंड, फटाफट इसका आंसर जरूर बताएं। चलिए इसका स्थापना तब तक बता देते हैं कि इफ्ला का स्थापना 30 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। आप लोगों को पता होता है कि 1927 ईस्वी में हुआ, परंतु 30 सितंबर याद रखिएगा। 30 सितंबर से आपका ये फ़ायदा रहेगा कि एग्ज़ाम में आपसे डेट वाइज पूछता है तो बहुत लोग नहीं मार पाएंगे, और आप लोग मेरे माध्यम से पढ़े हैं तो याद रहेगा। तो आप बहुत बढ़िया है। 30 सितंबर 1927 ईस्वी को स्थापना हुआ था एडिनबर्ग में। एडिनबर्ग में जब स्थापना हुआ था तो एडिनबर्ग में था, अब इसका द हेग में हो चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अध्यक्ष सब चीज़ का याद रखिएगा। तो इफ्ला का प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आपको आजिक कुलीजन याद रखिएगा, कुलीजन बोला जाता है, आलिजिक कुलीजन बोला जाता है, वो प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। एक और रहेगा इंस्टीट्यूशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा इसका पूरा फुल फॉर्म। इंस्टीट्यूशन किसी को नहीं बोलता, एसोसिएशन बोल के छोड़ देता है, लेकिन ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और एक और है कि ये गैर संस्था की, मतलब ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट के तौर पर ये संस्था है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में गए होंगे, और मैं चाहता हूँ कि इतना जिस तरह से मेहनत कर रहा हूँ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, रॉयल लाइब्रेरी किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड का है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस किस देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताएं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, मैं चाहता हूँ इसका आंसर फटाफट कमेंट में आए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए इसका मैं आंसर दिखा दिया आपको, यूएसए अमेरिका में है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 93 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो के इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट, जो बिहार लाइव में प्रैक्टिस सेट चलता है वो भी चलेगा, लास्ट तक रहेगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और क्या है क्वेश्चन, एडवाइजरी कमेटी द्वारा 1963 ईस्वी में 1963 में अध्यक्षता में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल्स तैयार किया गया था। तो उस समय क्या है, इसका आंसर आएगा एमडी सेन के द्वारा तैयार किया गया था, एमडी सेन के द्वारा तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तकालय में भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी को जाना जाता है। रंगनाथन जी का फुल फॉर्म याद रखिएगा। एस.आर. का मतलब, एस का मतलब होता है सियाली होता है, आर का मतलब रामामृत होता है, और रंगनाथन तो है ही
ये सियाली क्यों पड़ा है? तो सियाली उनका गांव जहाँ पर उनका जन्म हुआ था और रामामृत उनके पिताजी का नाम था, तो दोनों ऐड कर दिया गया। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को बस आप लाइक करते चलें। भारत में किसे स्वर्ण पदक डीलिट उपाधि प्रदान की गई? तो बीबी शुक्ला को किया गया था, 1992 में किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विक्रेताओं के पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रेताओं के पास रखी पुस्तकों को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सेवार्थ नहीं रखी जाती है। ठीक है, पुस्तकालय आपसे कई बार सवाल पूछता है कि लाइब्रेरी में क्या अंतर है या पुस्तकालय में क्या अंतर है, मतलब बुक स्टोर में क्या अंतर है, तो यही अंतर है, वहाँ सेवार्थ नहीं रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो भी मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारा का सारा DSSB, UGC, NTA, KBS, NBS में आया हुआ है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ महामैराथन। ये तो महामैराथन चल रहा है, परंतु ये प्रीवियस ईयर महामैराथन चल रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए 1915 से 16 में किसने पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स डॉन डिकनेस के द्वारा। याद रखिएगा, इसके लिए आपको सबसे पहले याद रखिएगा 1910 ईस्वी में बड़ौदा राज्य में, हिस्ट्री में याद दिलवा देता हूँ, बड़ौदा राज्य में सियाजी और गायकवाड़ जी ने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था। तो उस समय मेलवे डेवी के छात्र W.F. वार्डन को बुलाया गया था भारत में, तो उनका भी सहयोग रहा था पंजाब विश्वविद्यालय में सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स शुरू करने में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डॉक्टर रंगनाथन थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग की रचना कब की गई? तो 1938 में की गई, 1938 में की गई है। आपको ईस्वी में, मैं जैसे कि मैं हिंदी में ईस्वी भी बोल देता हूँ, तो आपको दिक्कत है तो बताइएगा, मैं इंग्लिश में ही 1933 जैसे मैं बोला वैसे बोल दूंगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हैंसिंग एंड केंसन की रचना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1955 ईस्वी में की गई है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, वीडियो को लाइक करते चलें, आप लोग का बहुत ही साथ मिल रहा है, तो ये बात का खुशी है और मेरे भरोसे हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ आपका लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा। चलिए कोलकाता, आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा मेहनत यूट्यूब के माध्यम से ही आपको करवा रहा हूँ। थ्योरी क्लास भी मैं लाऊंगा साथ में, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इससे अच्छा और कोई नहीं बता पाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1836 ईस्वी में हुई है। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी याद रखिएगा, उसके बाद याद कीजिएगा कि 1891 ईस्वी में 1891 में आपका इंपीरियल लाइब्रेरी बना था, और लॉर्ड कर्जन 1902 ईस्वी, 2 या 3, 1 जनवरी, आपका जनवरी याद रखिएगा, जनवरी 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन इसको संशोधन करके ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। और उसके बाद इंपीरियल लाइब्रेरी को चेंज करके आपका 1948 ईस्वी में आपका फिर नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। भारत का नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? तो 1948 में बना। कहाँ है? तो कोलकाता में है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केंद्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा में क्लासिक शब्द से हुई है। मैं गारंटी करता हूँ यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक है ये आपका। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, मैं स्पेशल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आज यूनिट 1 तो फिर उसके बाद इंतज़ार कीजिए यूनिट 2 का, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और रात में 8 बजे या 9 बजे तक आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। रोज़ बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज भी बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट चलेगा। चलिए मैं एक दिन में 2 क्लास एक बार डालता हूं, क्योंकि एक बार बिहार लाइब्रेरी में प्रैक्टिस सेट चलता है, एक बार में महामैराथन हो या फिर थ्योरी क्लास चलता है। तो आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण से क्या समझते हैं? पुस्तकालय वर्गीकरण क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण में प्रलेख को समान गुण या विभिन्नता के आधार पर इस तरह व्यवस्थित किया जाता है ताकि पाठक आसानी से पुस्तक तक पहुंच सके। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार पूछा जाएगा। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि अंकन 2 प्रकार का है, नोटेशन तो किस तरह, एक मिश्रित एक शुद्ध होता है। तो शुद्ध और मिश्रित, जैसे कि
मैं बता देता हूँ कि डीडीसी आपका जो है ये इसमें आपका शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। सीसी हो गया, यूडीसी हो गया, अब इसमें आपका मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैं बताया आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉल नंबर कितने तत्व होते हैं? कॉल नंबर में कितने तत्व रहते हैं? 3 वर्ग संख्या, पुस्तकालय संख्या एवं संग्रह संख्या रहता है। तो ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर आपका पुस्तकालय वर्गांक उसके विशिष्ट विषय के नाम से कृत्रिम भाषा में अनुवाद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इंपॉर्टेंट है डीडीसी, जैसे कि डीडीसी का आ चुका है। अब क्लासिफिकेशन शुरू हो रहा है आपका यूनिट 3 यूनिट, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, डीडीसी का उद्भव 1876 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? तो मेल्विन डेवी के द्वारा। डीडीसी क्या है? तो डीडीसी आपका याद रखिएगा, डीडीसी का प्रथम संस्करण एक क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक पम्फलेट्स ऑफ लाइब्रेरी। ये याद रखिएगा, ये जब डीडीसी का प्रथम प्रकाशन हुआ था तो कितने पृष्ठों में हुआ था? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो 44 पृष्ठों में हो चुका है 1876 में, ठीक है। और डीडीसी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डीडीसी अब तक कितने संस्करण प्रकाशित कर चुका है? तो 23 संस्करण प्रकाशित कर चुका है। इसका 10 मेन क्लास होता है, याद रखिएगा। और 10 मेन क्लास में इसके पिछले वाले वीडियो में भी विस्तार से आपको समझाया हूँ, तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 2011 में प्रकाशित हुआ है। 2011 में प्रकाशित हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बताइए कैसा लग रहा है क्लास, और किसी भी तरह से आपको कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप बस लगे रहिए। मात्र फिर से आज नोटिफिकेशन आ चुका है कि मात्र आपका 2 मंथ की अगस्त में आपका कंफर्म जॉब एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। चलिए डीडीसी का एक और मैं बता देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको। डीडीसी अब डीडीसी अब किसके द्वारा अब संचालित किया जाता है? तो ओसीएलसी के द्वारा किया जाता है। अब कब उसको ओसीएलसी के पास किया गया? तो 1988 में, 1988 में ओसीएलसी इसका स्वामित्व धारण कर लिया था। ओसीएलसी अब डीडीसी का, ठीक है, याद रखिएगा, ओसीएलसी 1993 में इलेक्ट्रॉनिक डेवी, ठीक है, पहली पुस्तक वर्गीकरण योजना को शुरू किया था। ओसीएलसी के बारे में मैं बता ही दिया हूँ। तो ओसीएलसी का मुख्यालय याद रखिएगा, ओसीएलसी का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, डबलिन में है, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, महत्वपूर्ण था इसलिए मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका खास तौर पे केबीएस में आया हुआ है प्रीवियस बार, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार नहीं पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और महामैराथन ये चल रहा है आपका, प्रीवियस ईयर महामैराथन चल रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या बोला जा रहा है? 23वां हो गया। आप सीसी के बारे में जान लीजिए। अब सीसी का उद्गम कब हुआ है? तो सीसी का उद्घाटन आपका हुआ है 1933 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा। कोलन क्लासिफिकेशन बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन किसके कब हुआ? तो 1904 ईस्वी में। ईस्वी याद रखिएगा क्योंकि इस्टेब्लिश ईयर, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आपको इस्टेब्लिश ईयर के अकॉर्डिंग आपको सजाने को मिलेगा, तो आपको याद होगा तभी आप सजा पाइएगा, नहीं तो आप एग्जाम के माथा खुजलाते रहिएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे छात्र ऐसा गलती ना करें, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो मुझे अनुरोध है, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहें। मैं उसके पहले एग्जाम, लाइब्रेरियन का एग्जाम होने से पहले महामैराथन, बहुत बार महामैराथन चलाऊंगा, प्रैक्टिस सेट चलेगा फिर से दोबारा तिबारा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो गया, 100 क्वेश्चन कंप्लीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हो गया लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यूडीसी अब जान लीजिए, यूडीसी कब आया? 115 क्वेश्चन। यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, 1905 ईस्वी में बना था, ठीक है।
ये आपसे पूछेगा, लैंग्वेज भी पूछा जाता है कि कौन सा लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था, तो फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। और यूडीसी अंकन, जैसे अभी हम बताएं तो यूडीसी का अंकन किस प्रकार का है, तो मिश्रित अंकन है आपका। ठीक है, और यूडीसी अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो कुल 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन चल रहा है ये महामैराथन क्लास में, और मैं थक चुका हूँ इतना पढ़ाते पढ़ाते, परंतु चलिए मैं पढ़ाऊंगा आगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, PMEST आपसे पूछा जाता है बार बार। P का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी होता है। M का होता है मैटर, E से एनर्जी होता है, S का स्पेस होता है, T से टाइम होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कैनन। चलिए इसके बाद आपको बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट मिलेगा, क्योंकि इसके बाद आपका जितना भी जो प्रैक्टिस सेट नहीं दिए, जाकर जरूर मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि आपका 1 सप्ताह का प्रैक्टिस सेट जुड़ा हुआ है महामैराथन में। तो जरूर आप जरूर दीजिए उसको, सेट को याद होगा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेटअप है 222 क्वेश्चन। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट, जिनको ये आंसर मालूम वो कमेंट में करके बताने का कोशिश करें। चलिए 222 का आंसर होगा बी होगा इसका आंसर, क्लासिक से होगा, क्लासिक से होगा। वर्ड मीनिंग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 223 क्वेश्चन पे। वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, मैं गारंटी करता हूँ ये एग्जाम में जरूर आएगा, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें। 223 क्वेश्चन क्या बता रहा है, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। आपको ऑप्शन दिख रहा है, कमेंट में करके आंसर जरूर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। 223 का आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। सहायक क्रम में व्यवस्थापन करना, पाठकों को का समय बचाना और पुस्तकों का उपयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए चलें, आपके लिए महत्वपूर्ण आज है क्लासिफिकेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन। आपको मैं गारंटी करता हूँ 25 क्वेश्चन, मतलब आपसे ज़्यादा सवाल 25 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। इसमें क्या क्या सवाल है, चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता चलूँगा। 224 क्वेश्चन, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज़्यादातर का आंसर मेल्विन डेवी ही आएगा, परंतु इसका आंसर 224 का आंसर अरस्तु जी होंगे, अरस्तु को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा लग रहा है क्लास, बताते चलें कमेंट में, और वीडियो को शेयर करते चलें। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्पेशल। 225 क्वेश्चन, 1000 में से आपको 225 क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुका है। जो नहीं देखें वो पिछले वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का। चलिए क्या है, पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, जैसे कि उसमें पूछा गया था कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो उसे अरस्तु आंसर मार सकते थे, परंतु अब इसका आंसर होगा सी होगा, मेल्विन डेवी होगा। चलिए मेल्विन डेवी से एक सवाल रहता है। 10 दिसंबर 1891 में 51 ईस्वी में इनका जन्मदिन मनाया जाता है, डेट ऑफ बर्थ है। और मेल्विन डेवी ही आपको DDC क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन लाए थे। कब लाए थे, तो 1876 ईस्वी में लाए थे। उसी वक्त 1876 ईस्वी में 1876 में आपका ALA भी प्रकाशित हुआ था, ALA भी प्रकाशित हुआ था। चलिए एक और है कि ALA मतलब इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएं, इसका आंसर एस्टैब्लिश ईयर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 1877 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्गीकरण ही चल रहा है, क्लासिफिकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है आज का। ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, मैं सोच रहा हूँ कि यूनिट 5 आपका लाइब्रेरी साइंस में 5 यूनिट पढ़ना रहता है, तो 5 यूनिट आपसे आपका MCQ तैयार है। 100 क्वेश्चन आपसे 5 यूनिट से किया जाएगा, और उसके बाद आपका कंप्यूटर और अदर्स जो आने की संभावना है एग्जाम में वो भी किया जाएगा। तो पहले यूनिट कंप्लीटेड है, आज यूनिट 3 चल रहा है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन बता दिया गया है, जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए 226 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, क्या होगा इसका आंसर, आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है। 226 का आंसर ए होगा, विशिष्ट विषय और वर्ग संख्या बोला जाता है, विशिष्ट विषय और वर्ग संख्या बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 227 ग्रंथ वर्गीकरण से तात्पर्य है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट में करके बताएं।
227 का आंसर क्या होगा? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। इसका आंसर ग्रंथ की विशिष्ट आकृति प्लस ग्रंथ संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य है। क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है, लग रहा होगा सेम परंतु अलग है। आपसे यही एक दो सवाल घुमा के पूछ दिया जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ाई पे ध्यान दें। 228 का आंसर क्या होगा? ग्रंथालय वर्गीकरण से तात्पर्य है। इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके जरूर बताएं। इसका आंसर सी होगा, ज्ञान वर्गीकरण प्लस ग्रंथ वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं गारंटी करता हूँ ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी लाइब्रेरी में पूछा ही जाएगा। डीडीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग करता है? अंकन दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। इसके पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अंकन दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन होते हैं और एक मिश्रित अंकन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डीडीसी 10 मेन क्लास है, जिसमें से ज़्यादातर डीडीसी का नंबर 0 से लेकर 9 तक होता है। तो जिस नंबर में एक ही वर्ड का यूज किया जाता है उसे शुद्ध अंकन बोला जाता है। अब मिश्रित अंकन में आपको ए से लेकर जेड तक और नंबर भी मिलेगा आपको, तो उसे मिश्रित अंकन कहा जाता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। डीडीसी कब बना है? डीडीसी कब बना? 1876 ईस्वी में बना है, मेलबे डीवी के द्वारा बना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कैसा लग रहा है क्लास आप बताते चलें, क्योंकि मैं आपके लिए स्पेशल क्लास लाया हूँ। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज़ 8 बजे PM में आपका पोस्ट कर दिया जाएगा, बस आप मेरे साथ जुड़ रहें। चलिए सीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? सीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बताया हूँ कि सीसी और डीडीसी में बहुत ही डिफरेंट है। डीडीसी शुद्ध अंकन का प्रयोग करता है, लेकिन सीसी आपका शुद्ध अंकन का प्रयोग नहीं करता है, आपका मिश्रित अंकन करता है। मतलब इसका आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2-3 सवाल जरूर आने की संभावना है। यूडीसी किस प्रकार का अंकन का प्रयोग करता है? 3 क्लासिफिकेशन का नाम जरूर याद रखिएगा। यूडीसी किस प्रकार का अंकन का प्रयोग करता है? तो मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है, मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है। चलिए 232 क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट मैं कम समय में आपका ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप बस वीडियो को लाइक करते चले, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। चलिए डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर, जैसे कि हम आपको शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन पढ़ा रहे थे, तो उसी समय आपको हम समझाएं कि डीडीसी में 0 से लेकर 9 का नंबर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, 233 क्वेश्चन में आगे चुके हैं। वीडियो को बहुत ही कम लाइक हो चुका है और कल भी वीडियो पोस्ट हो चुका है बिहार लाइब्रेरियन स्पेशल प्रैक्टिस सेट के तौर पे। जो नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। चलिए यूडीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? यूडीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता है कि मिश्रित अंकन है इसमें। तो मिश्रित में आपका 0 से लेकर 9 और A to Z वाला भी काम करता है इसमें, तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, बहुत लोग कमेंट में कर रहे थे कि सर जीके जीएस का भी कुछ उपाय कीजिए, वो भी पढ़ाने के लिए सोचिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, ललिन एकेडमिक, या आप जिस चैनल पे देख रहे हैं वो 2.0 है, आप ललिन एकेडमिक सर्च कीजिए। उसमें जीके जीएस खास तौर पे बीपीएससी टीचर के लिए पढ़ाया जा रहा है ललिन एकेडमिक में स्पेशल। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो नंबर 1 पे चल रहे हैं ट्रेंडिंग में। आप ललिन एकेडमिक सर्च करने के बाद जीएस और जीके आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके द्वारा चलाया जा रहा है, सर के द्वारा। तो ललिन एकेडमिक में जाएं, अनुरोध है कि ललिन एकेडमिक द्वारा आपको जीके जीएस ठीक कर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है, खास तौर पे लाइब्रेरियन के लिए जीके जीएस। उसमें बीपीएससी टीचर, मतलब आपका बीपीएससी में एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपका सोच के बैठें कि बीपीएससी के लायक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं नोटिफिकेशन बता चुका हूं कि ललिन एकेडमिक में जाके आप पढ़ सकते हैं, स्पेशल क्लास चल रहा है बीपीएससी का, तो आप जाकर जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 234 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? सीसी किस प्रकार के अंकन का प्रयोग
किया जाता है। लाइब्रेरी के लिए आपका ललिन एकेडमिक 2.0 है स्पेशल, और जीके जीएस के लिए ललिन एकेडमिक है आपके लिए। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए स्पेशल जीके जीएस के लिए ही ललिन एकेडमिक बनाया गया है। चलिए 234 क्वेश्चन है। 234 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर डी होगा। उपयुक्त में से सभी होगा 0 से लेकर 9, ये क्योंकि ये मिश्रित अंकन का प्रयोग करता है। जैसे कि हम आपको बताएं, और सीसी कब आया है? सीसी आया है 1933 को आया है, 1933 में आया, मेलविन डेवी के द्वारा आया है। और यूडीसी हम आपको नहीं बता पाए, सॉरी। यूडीसी आया है, पहला प्रकाशन आपका हुआ 1905 ईस्वी में पॉट आउटलेट और हेनरी ला फॉन्ट के द्वारा। चलिए कैसा लग रहा है क्लास बताते चलें और वीडियो को लाइक करते चले। और जिनको भी जीके जीएस पढ़ना है वो ललिन एकेडमिक द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और ऐसे ही ललिन एकेडमिक 2.0 पे आपका जीके जीएस चल रहा है। फिलहाल आप ललिन एकेडमिक पे जुड़े, बीपीएससी का स्पेशल क्लास चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 235 अंकन 2 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, मुझे उम्मीद है इसका आंसर सारे लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ अंकन 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से अंकन हैं। तो इसका आंसर बताएं। 235 का आंसर ए होगा, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन होता है। और मैं बहुत ही स्टूडेंट लोग से खास तौर पे बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोग 1 मिलियन ललिन एकेडमी का सब्सक्राइबर पूरा कर चुके हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग का प्यार और आप लोग का साथ आज मैं इस लेवल पे हूं कि ललिन एकेडमी के 1 मिलियन का सब्सक्राइबर है। तो आप धन्यवाद देता हूं, और मेहनत आप लोगों के लिए किया जा रहा है। आप बस जाइए जीके जीएस, खास तौर पे जिनको लाइब्रेरी बीपीएससी टीचर के लिए भी जो कर रहे हैं वो जाकर देख सकते हैं, उनके लिए स्पेशल ललिन एकेडमी का द्वारा पढ़ाया जा रहा है। चलिए 236 क्वेश्चन है। कॉल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉल नंबर जानना जरूरी है। कॉल नंबर किसे बोला जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइए। चलिए तब तक इसका आंसर मैं बता देता हूँ। क्रम संख्या कॉल नंबर के तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? 236 का आंसर बताएं कमेंट में। इसका आंसर डी होगा, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर आपसे पूछा जाता है। और तीनों याद रखिएगा, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर किसे बोला जाता है, और एक एक डिफाइन करना ज़रूरी है। इंटरव्यू केबीएस का बाई चांस आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे। चलिए क्लास नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका आ गया। बुक नंबर भी बता दिया जाएगा। क्लास नंबर क्या है? इसका आंसर होगा 237 का ए होगा इसका आंसर। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, कोशिश कीजिए आप कमेंट में करके बताने का। इसका आंसर ए होगा, पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम पर कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। रोज रात 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का रोज पोस्ट हो जाएगा ललिन एकेडमिक 2.0 के द्वारा। 1000 का जो क्वेश्चन का टारगेट लिया हूँ, मैं गारंटी करता हूँ 15 दिनों में मैं आपका कंप्लीटेड कर दूंगा। और साथ ही कंप्यूटर का भी स्पेशल क्लास चलेगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते चले। चलिए 238 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रंगनाथन के पुस्तक संख्या, बुक नंबर के सूत्र के कितने तत्व हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 238 का आंसर बताएं। इसका आंसर होगा 8 तत्व हैं। ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको बता चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब कमेंट में करके जरूर आ रहा होगा कि डीडीसी का उद्गम मतलब किस वर्ष इस्टेब्लिश ईयर पूछा जा रहा है। जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं कि इस्टेब्लिश ईयर कब है, डीडीसी का इस्टेब्लिश ईयर। 239 का आंसर सारे लोग को पता होना चाहिए। 1876 ईस्वी में हुआ है। किसके द्वारा? तो मेलविन डेवी के द्वारा। और किस अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। आप भी से आपसे एक सवाल है कि अभी फ़िलहाल ऑनलाइन OCLC के द्वारा प्रकाशित किया जाता है डीडीसी, और डीडीसी का 23वां संस्करण, आपसे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? ये आपका क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्वेश्चन में आ चुका है सात क्षमता के एग्जाम में। तो ये सवाल आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 240 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने वाला है। अब बस आपसे
1000 क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जिस तरह से देख सकते हैं 8 बजे रोज़ 8 बजे आपका वीडियो पोस्ट कर दिया जाता है लर्निंग एकेडमी 2.0 के साथ। वीडियो को बस लाइक और शेयर करते चलें। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण 240 का आंसर क्या होगा? मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ, ख़ास तौर पे कल से आपको टाइमर भी लगा दिया जाएगा कि जिससे आपको फटाफट इसका आंसर, और जीके के लिए 5 सेकंड काफ़ी है। 5 सेकंड में आपका सोचिए और आंसर दीजिए कमेंट में। डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जल्दी से जल्दी कमेंट में करके बताएं फटाफट। इसका आंसर होगा सी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 241, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है 100%। चलिए क्या बता रहा है इसका आंसर? डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने पृष्ठ में प्रकाशित हो चुका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, हुआ था, क्योंकि ये जवाब केबीएस, एनबीएस और डीएसएसबी राजस्थान सारे एग्जाम में आ चुका है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग कि डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। 241 का आंसर होगा, 241 का आंसर ए होगा, 44 पृष्ठों में हुआ है, 44 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीडीसी का अब तक कितना संस्करण प्रकाशित हो चुका है? 242 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। वीडियो को बहुत ही कम लाइक हो रहा है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। 242 क्वेश्चन है, अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 2011 में लास्ट एडिशन आपका 23वां एडिशन था, मतलब इसका आंसर डी होगा, 23वां एडिशन। 23वां एडिशन का संस्करण कब प्रकाशित हो गया? देखिए इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके बताएं, क्योंकि अभी जस्ट हम आपका इसका आंसर बताया हूँ। 243 का आंसर, 243 का आंसर ए सी होगा, 2011 में। 2011 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जवाब। ये क्वेश्चन फिर से मैं गारंटी करता हूँ ये आएगा ही आएगा बिहार लाइब्रेरियन में, तो आप याद रखिएगा 2011 में। चलिए डीडीसी के अनुसार ग्रंथ बुक नंबर का निर्माण किया गया था? 244 का आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। लेखक के कुल नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरनेम के प्रथम 3 अक्षर से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। डीडीसी के अनुसार एस.आर. रंगनाथन द्वारा रचित पुस्तक के लिए ग्रंथालय बुक नंबर होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है। देख सकते हैं क्लासिफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक वीडियो को लाइक करते हुए चले। 245 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन कंप्लीटेड होने जा रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 245 का आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। कोशिश कीजिए इसका आंसर जानने के लिए, बताने के लिए। इसका आंसर होगा, जैसे कि हम अभी जस्ट आपको बताएं कि आगे का 3 वर्ड मतलब RAN होगा। इसका आंसर ए होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि डीडीसी में इंपॉर्टेंट है। 10 मेन क्लास याद रखना अनिवार्य है। 10 मेन क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अभी बता देता हूँ। 0 से लेके पहला आपको इम्पॉर्टेंट है, और 0 से लेके आपका होना चाहिए 900 तक। 900 तक जो भी जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। आपसे एक सवाल पूछते हैं या मैं बताने के बाद ही आपसे पूछूंगा, छोड़िए अभी रुकिए, लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा। डीडीसी का 10 मेन क्लास। डीडीसी में किस संस्करण का टेबल का प्रयोग शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन केबीएस और यूजीसी नेट में भी आ चुका है, तो हो सके तो आपका आने की संभावना है। 255 का आंसर बताएं आप लोग। 255 का आंसर, 255 का आंसर होगा। आपको टाइम भी मिल रहा था। चलिए अब ए होगा इसका आंसर। 14वां संस्करण 14 संस्करण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि डीडीसी का 14वां संस्करण के टेबल की संख्या कितनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 256। ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ सारा आने की संभावना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपसे करवाया जा रहा है। और जिनको PDF चाहिए वो लर्निंग एकेडमी 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं
और जिनको जीएस जीके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जीके जीएस जिनको पढ़ना है, ललिन एकेडमी के द्वारा खास तौर पे बीपीएससी का भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा जीके जीएस, क्योंकि 100 मार्क्स में से हो सके तो अभी तो नियमावली बन नहीं रहा है, तो परंतु हो सके तो 80 क्वेश्चन, नहीं तो 50 क्वेश्चन, तो फिर उसके बाद आपको जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ललिन एकेडमिक से ललिन बीपीएससी का एग्ज़ाम मतलब आप लोग खास तौर पे देखें बीपीएससी टीचर वाले का। चलिए 256 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए होगा। इसका आंसर 4 खंडों में टेबल में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीडीसी के 18वें संस्करण में टेबल की संख्या क्या थी? टेबल की संख्या क्या थी? 257 क्वेश्चन पे 257 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर 7 होगा, डी होगा इसका आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है। 22वां संस्करण में कितने टेबल हैं? 258 में डीडीसी के 22वें संस्करण में टेबल की संख्या क्या थी? चलिए 258 का आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर होगा सी, नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चे लोग सी मारने की कोशिश कर रहे होंगे 258 का, लेकिन सी ही होगा। कन्फ्यूजन ज़्यादा लेना ज़रूरी है, कन्फ्यूजन देंगे तो आप लोग समझ में आएगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, डीडीसी के किस तरह के वर्गीकरण का पद्धति है? बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपसे यूडीसी और सीसी भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस तरह के वर्गीकरण पद्धति है। जो नहीं देखें, ये क्लास में स्पेशल पढ़ा चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लासिफिकेशन के लिए, स्टार्टिंग से ही बना हुआ है। चलिए 259 का आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर लगभग परिगणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCC बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिए। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का विकास किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 260 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन आपका पार हो चुका है, 260 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 1000 क्वेश्चन जैसे कि टारगेट लिए थे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। चलते चलिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक करते चले। 260 का आंसर क्या होगा? जो जानते हैं वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। 260 का आंसर ए होगा, 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इसका आंसर होगा, ए होगा इसका आंसर 1904 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ललिन एकेडमिक द्वारा बुक भी पूछा जा रहा है कि सर कौन सा बुक पढ़ने के लिए ठीक रहेगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि अमित किशोर का बुक ले लीजिए और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर लीजिए। 261 क्वेश्चन क्या बोला? LCC किस तरह के वर्गीकरण पद्धति है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 261 का आंसर ए होगा, शुद्ध परिगणात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, तो हो सके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LCC का, चलिए LCC के ज्ञान जगत को मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये आपका जवाब हम आपसे क्वेश्चन नहीं करवाए थे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। 264 का आंसर बताएं। 264 का आंसर होगा, 264 का आंसर बी होगा, ए से लेके जेड होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। 10 विभाजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 विभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? 265 का आंसर क्या होगा? 265 का आंसर सी होगा, डीडीसी और यूडीसी दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 266 का आंसर क्या है? बहुविभाजन वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण क्या है? इसका आंसर बताएं। 266 का आंसर होगा, सी होगा, उपयुक्त मतलब सही, सी और LCC होगा। चलिए फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, कोलन क्लासिफिकेशन। यूडीसी, चलिए यूडीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन होता है। का विकास किस वर्ष हुआ है? तो मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ कि इसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में हो चुका है। 1905 ईस्वी में हो चुका है। यूडीसी किस तरह का वर्गीकरण पद्धति है, जैसे कि हम आपको बताएं। इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके बताने का कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको याद होगा। 268
268 का आंसर होगा डी होगा, इसका आंसर लगभग पचनात्मक होता है, लगभग पचनात्मक होता है। आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, टाइम भी दे रहा हूँ कि आप लोग खुद से आंसर देने का कोशिश करें। अपूबा बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पैटर्न के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये 2023 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है, 2019, 20 सारे एग्जाम में आ चुका है, केबीएस, एनबीएस, डीएसबी, राजस्थान। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें। अपूबा क्या है, किसके द्वारा, किसका सिद्धांत है? इसका आंसर खुद सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 223 का आंसर, सॉरी 323 का, 323 पे क्वेश्चन आ चुका है। 323 का आंसर बताएं आप लोग। 323 क्वेश्चन है, 323 का आंसर होगा, चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सियाली रामामृत रंगनाथन होता है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 9 अगस्त, रियल डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 92 ईस्वी को माना जाता है, ठीक है। तो लेकिन स्कूली डेट पे 12 अगस्त को मनाया जाता है और लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। तो लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, इसका आंसर कमेंट में करके बताएं। और एक क्वेश्चन और है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि लाइब्रेरियन वीक साप्ताहिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताएं। ये शायद मैं अनुरोध करूंगा कि सारे लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए और जिनको पता वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। चलिए 324 क्वेश्चन है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आपसे फादर बार बार पूछा जा रहा है, फादर जरूर याद रखिएगा, अपने फादर का भी नाम जरूर रखिएगा क्योंकि ज़रूरी है एग्जाम में आपसे लिखाया जाएगा फादर का नाम, भूलने की कोशिश ना करें। चलिए क्लास में मजाक भी चलता रहेगा खास तौर पे। चलिए 324 का आंसर बताएं। 324 का आंसर क्या होगा? सॉरी 334 का आंसर क्या होगा? 324 का आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा, बी होगा इसका आंसर। मेलबेट देवी को ही बोला जाता है क्योंकि मैं आपका आज का सेकंड क्वेश्चन ही यही सवाल था। मैं टाइम दे रहा था कि ज़्यादातर आंसर खुद सोच के बताएं क्योंकि आपको कितना याद है क्वेश्चन। चलिए 325 क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पक्ष मतलब फैक्ट के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही बढ़िया है, इसका 325 का आंसर ए होगा, इंट्रा फैक्ट फेज रिलेशन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? फैक्ट, एक ही पक्ष में दो एकल आइसोलेट के बीच का संबंध क्या कहलाता है? ये भी सवाल आ चुका है एक दो बार आपका केवीएस और एनबीएस राजस्थान में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ केवीएस का फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि आपके लिए स्पेशल मैं केवीएस का भी तैयारी करवा रहा हूँ साथ में। तो आप जुड़ के उसका फॉर्म भरिएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार पक्का लाइब्रेरियन का जॉब आप लोग का सपना पूरा होगा। 326 का आंसर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर, जैसे कि आपको हम बताएं इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आज का 445 क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और साथ ही साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता क्योंकि कमेंट आ रहा था कि सर ज़्यादा टाइम मत दीजिए, जल्दी जल्दी का आंसर करवा दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ए होगा, इसका आंसर 4 भागों में होगा। तो 4 भागों में कौन कौन सा है तो मैं विस्तार से समझता हूँ। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सूचना स्रोत के 4 भागों में बांटे हैं। तो पहला पारंपरिक होता है, दूसरा होता है नव पारंपरिक और तीसरा क्या होता है गैर पारंपरिक और चौथा क्या होता है मेटा दस्तावेज बोला जाता है। चलिए समझ में आ गया होगा 4 कौन से सूचना स्रोत हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज आपका 8 बजे रात में होता है, परंतु कभी कभी लेट हो जाता है, तो आप मेरे साथ बस जुड़े रहें, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको पोस्ट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 446 क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत के विभाजन के सही क्रम, जैसे कि हम अभी आपको जस्ट बताए हैं कितने विभाजन है क्या नहीं है। चलिए जो जानते हैं इसका आंसर फटाफट इसका आंसर कमेंट में करके बता सकते हैं। 446 का आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा ए। जैसे कि हम आपको बताए थे, अभी फिलहाल चारों याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 447 क्वेश्चन है ये, खास तौर पे अमित किशोर का बुक भी आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, 1000 क्वेश्चन खास तौर पे, जिसमें से आपका 500 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। और मैं चाहता हूँ जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के नाम पे। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत के विभाजन में से कौन कॉन्वेंशनल डॉक्यूमेंटेशन परंपरागत प्रलेखक नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जानते हैं इसका आंसर वो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 4 जैसे कि हम आपको बताएं सूचना स्रोत इंफॉर्मेशन साइंस के तौर पे, तो इसका आंसर ज़रूर बताएं। खास तौर पे मैं टाइम भी दे रहा हूं आपको कि कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। और एक साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन मैं बता देता हूं कि बिहार लाइब्रेरियन के साथ साथ मैं आपका स्टैटिक्स जीके और जीके जीएस में लाने वाला हूं, आपको ललिन एकेडमिक 2.0 में मिलने वाला है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, तभी आपका नेक्स्ट वीडियो आ सकता है। चलिए 447 का आंसर क्या है? 447 का आंसर होगा आपका डी। आपका क्या होगा? डी होगा, स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 448 क्वेश्चन है, 450 क्वेश्चन होने जा रहा है। जो नहीं लाइक किए वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सूचना स्रोत के विभाजन में से कौन न्यून कॉन्वेंशनल नव परंपरागत प्रलेख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसका आंसर जानते हैं वो कमेंट में करके बता सकते हैं और वीडियो को साथ में शेयर करते चले। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट 448 का आंसर। और साथ ही साथ मैं आपके लिए बिहार लाइब्रेरियन के लिए थ्योरी क्लास भी दे रहा हूँ और प्लस आपका एमसीक्यू का लाइव टेस्ट भी चल रहा है। दोनों आपके साथ चल रहा है और साथ में जीके जीएस खास तौर पे मैं लाने वाला हूँ, नए टीचर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, तो आपके लिए स्पेशल बिहार लाइब्रेरियन के तौर पे। तो उनका क्लास कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। 448 का आंसर बताइए सबसे पहले। 448 का आंसर क्या होगा? इसका मैं आंसर मैं बता देता हूँ, डी ही होगा। कौन सा नव परंपरागत में आएगा? तो स्टैंडर्ड्स होगा, लेकिन आपका परंपरागत में आपका स्टैंडर्ड नहीं था, तो याद रखिएगा किस में था, तो आपका नव परंपरागत प्रलेख में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 449 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या बोल रहा है? प्रलेखों का सूचना विशेषताओं के आधार पर विभाजन किसके सिद्धांतों पर आधारित है? 449 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 449 क्वेश्चन, इसका आंसर जो जानते हैं वो कमेंट में करके बता सकते हैं। 449 का आंसर होगा, इसका आंसर हैंड्स ऑन एज ड्रोगॉन होगा इसका आंसर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते चले। आपके लिए स्पेशल क्लास लाया हूँ, और तो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपको कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। स्टैटिक्स जीके खास तौर पे जीके जीएस में लाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियो और ख़ास तौर पे इतिहास हुआ, ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और स्टैटिक्स जीके से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए 450 क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन हो चुका है। जो लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर कीजिए, जो शेयर नहीं किए शेयर कीजिएगा वीडियो को। प्रलेखन को प्राथमिक और द्वितीय मतलब प्राइमरी एवं सेकेंडरी किसके द्वारा विभाजित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर जिनको पता है वो कमेंट में करके बता सकते हैं। 450 का आंसर, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको बिहार लाइब्रेरियन में आने वाला है। 450 का आंसर होगा आपका बी, हॉन्सॉन होगा। और एक और नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ, वीडियो को पोस्ट अभी फिलहाल नहीं किया हूँ, बन चुका है वीडियो आपके लिए। क्या कौन सा वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं? तो आपको बिहार में क्षमता का एग्जाम जो हो चुका है लाइब्रेरियन के तौर पे, लाइब्रेरियन का एग्जाम हो चुका है। मात्र बिहार में एक बार एग्जाम हुआ है, 3 मार्च को हुआ था आपका, 19 मार्च को हुआ था, 2024 में ही हुआ था। तो ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी का एनालिसिस करके मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। क्योंकि बोर्ड ऑफिस से मैं बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद किसी
आदमी के इतना रिक्वेस्ट करने के बाद में आया है मेरे पास PDF, तो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके लिए। मैं चाहता हूँ उस वीडियो को लाइक से ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो पता चल ही गया होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्सरी 3 डॉक्यूमेंटेशन है, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा विभाजित किया गया है। और 3, उसमें 2 था तो होशन आप कर लिए, लेकिन इसका 3 है। तो एक इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय किसे कहा जाता है। तो प्राइमरी स्रोत में आपका सबसे पहले याद रखिएगा सम्मेलन, जो सम्मेलन होता है, या सबसे इजी वर्ड में मैं बता देता हूँ कि न्यूज पेपर, जो सुबह उठते ही आपको ताज़ा ताज़ा खबर मिल जाता है कि फलाना का बेटा भाग गया, फलानिया का बेटा भाग गई, या वो मर गया तो ये मर गया, लेकिन जॉब उसका लग गया, रिक्शा वाले का, आप लोग का लग नहीं रहा है, तो बहुत ही अफसोस की बात है। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, जितना भी मेहनत कर रहे हैं आपको मैं गारंटी करता हूँ जॉब पक्का है। और बस मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो क्या समझे, प्राथमिक सूचना स्रोत में है कि जिससे आपको तुरंत सूचना मिले। जैसे सुबह उठते ही कोई आदमी आपसे आपके पास आए और सूचना दे, तो उसको भी आप प्राथमिक सूचना स्रोत में रख सकते हैं। और सबसे पेटेंट हो गया आपका शोध, रिसर्च, खास तौर पे तुरंत जो आपको सम्मेलन होता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपकी, ये प्राथमिक सूचना स्रोत में आता है, ये याद रखिएगा, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 451 का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत टाइम दे चुके हैं आपको, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 451 का आंसर सी होगा, ग्रोगॉन होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए 452 क्वेश्चन। 452 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे प्रलेख जो नवीन ज्ञान को प्रदर्शित करता है, यानी इसमें प्रकाशित सूचना पूर्व प्रकाशित सूचना प्रकाशित नहीं हुई रहती है, उसे क्या कहते हैं। 452 का आंसर, तो इसका आंसर फटाफट जो जानते हैं इसका आंसर बता सकते हैं। 452 का आंसर होगा प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन बोला जाता है, प्राथमिक प्रलेखन बोला जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वीडियो को कैसा लग रहा है क्लास आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बिहार लाइब्रेरियन के लिए मैं स्पेशल आपके लिए प्रैक्टिस सेट चलवा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा बिहार लाइब्रेरियन का। इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में नहीं आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर खास तौर पे जो प्राथमिक सूचना स्रोत किसे कहते हैं, द्वितीय सूचना स्रोत किसे बोलते हैं, जिनको नहीं पता है वो मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैं विस्तार से बताया हूँ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। और इसका चलिए आंसर बताते हैं। 400 प्राथमिक सूचना स्रोत में नहीं आते, मतलब 453 का आंसर होगा आपका। 453 का आंसर डी होगा, क्योंकि इंसाइक्लोपीडिया वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका खास तौर पे द्वितीय या तृतीय में खास तौर पे आता है, टर्सरी में आता है, तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। थेसिस जैसे कि हम आपको बताएं, स्टैंडर्ड बताएं, कॉन्फ्रेंस बताएं, ये प्राथमिक में आता है। जिससे आपको सूचना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिससे सूचना आपको तुरंत मिल जाए उसको आप खास तौर पे प्राथमिक सूचना स्रोत में ही कहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 454 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है। तो कौन सा आता है, क्योंकि आप में इसमें जो दिखाया बहुत ही कठिन सवाल है। 454 का आंसर, 454 का आंसर डी होगा। 454 का आंसर डी होगा, पेटेंट। जैसे कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताएं कि पेटेंट आपका आता है खास तौर पे बिहार लाइब्रेरियन में क्वेश्चन आ जाएगा, और खास तौर पे ये प्राथमिक सूचना स्रोत में आता है पेटेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 454 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत प्राथमिक सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं फिर से कि पेटेंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 455 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे इसी तरह से सवाल को घुमा के पूछा जाएगा, और जब तक आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा और मेरे साथ नहीं जुड़े रहिएगा तब तक आपको बहुत ही प्रॉब्लम रहेगा। जैसे कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीय सूचना स्रोत की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम में कौन सा है, द्वितीय में कौन सा है। तो मैं आपको इसके लिए मैं बता देता हूँ विस्तार से कि प्राथमिक सूचना स्रोत में कौन आता है तो द्वितीय सूचना स्रोत में कौन आता है। और जैसे कि मैं आपको चलिए विस्तार से आगे पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। 455 का आंसर मैं आगे पहले बताने के बाद उसको मैं बता देता हूँ
कि कौन कौन से आते हैं। लास्ट में आपको तीनों मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के तीनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको मैं विस्तार से समझा दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। 455 का आंसर होगा, 455 का आंसर डी होगा, डिक्शनरीज। ठीक है, तो ये नहीं आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 456 तो किस में आता है, तो टर्सरी में आता है। ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूजन रहेगा बहुत लोगों को कि सर सेकेंडरी में ही आता है, परंतु वो टर्सरी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इनमें से कौन सा सूचना स्रोत द्वितीय सूचना स्रोत में नहीं आता है, श्रेणी में आता है, सॉरी इसमें आता है बता रहा है कि इसमें कौन सा आएगा, बताइएगा फटाफट। क्योंकि आपका रिसर्च जर्नल और कॉन्फ्रेंस 456 का, ये दोनों आपका प्रथम में आता है। तो दूसरा में कौन आता है, तो एब्स्ट्रैक्ट आता है। क्योंकि थेसिस आपका टर्सरी तीसरा लॉ में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं बता देता हूँ खास तौर पे आपके लिए प्राथमिक सूचना स्रोत और द्वितीय और तृतीय किसे बोला जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, बहुत का गलत हो रहा होगा आंसर। तो इसके पहले मैं बता देता हूँ प्राथमिक मतलब प्राइमरी सूचना स्रोत किसे बोला जाता है। फर्स्ट में सुनिएगा और खास तौर पे लिख भी लीजिएगा कि प्राथमिक सूचना स्रोत कोई भी सूचना स्रोत या ज्ञान जो प्रथम बार प्रकाशित होती हो, क्या समझे आप, जो प्रथम बार प्रकाशित होती हो, प्राथमिक स्रोत होते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सूचना स्रोत कहते हैं। तो क्या समझे सबसे पहले इसका, जैसे कि पत्रिकाएं, ठीक है, पत्रिकाएं हो गया, शोध हो गया, प्रतिवेदन हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, पेटेंट हो गया, मानक शोध द्वारा दिया गया सबसे पहले, सम्मेलन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्राथमिक सूचना स्रोत में आता है। चलिए अब जानते हैं द्वितीय सूचना स्रोत सेकेंडरी किसे बोलते हैं। तो याद रखिएगा प्राथमिक सूचना स्रोत को संवर्धित करने के लिए संग्रहित की जाने वाली सामग्री द्वितीय सूचना स्रोत कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद कर लीजिएगा। और जैसे कि द्वितीय सूचना स्रोत में कौन कौन से आते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। विश्वकोश आता है आपका, फिर आपका हस्त पुस्तिका आता है, आपका हिस्ट्री आता है, विषय पुस्तक आता है, अनुक्रमिका पत्रिकाएं आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये द्वितीय सूचना स्रोत में आता है। चलिए अब तीसरा सूचना स्रोत किसे बोला जाता है, तो तीसरा सूचना स्रोत जो जैसा सूचना स्रोत जो कि पाठक को प्राथमिक एवं द्वितीय सूचना स्रोत को हेतु सहायता करता हो। तो जैसे कि तृतीय सूचना स्रोत में क्या आता है, शब्दकोश वार्षिकी, साहित्य मार्गदर्शिकाएं, शोध प्रगति मतलब थेसिस, ग्रंथ सूची, ये सब आता है आपका किसमें, टर्सरी में आता है, मतलब तृतीय सूचना स्रोत में आता है। जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 457 तृतीय सूचना स्रोत के बारे में हम जैसे कि हम आपको बताएं कि इसमें से श्रेणी में नहीं आता है, मतलब 457 का आंसर कौन सा होगा, फटाफट बताइएगा। जिनको पता है तो वो बता सकते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फटाफट इसका आंसर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर इतना समझाने के बाद इसका आंसर बहुत लोगों को समझ में आता होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका आंसर फटाफट, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं और कमेंट भी आया था कि सर जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन करवा दीजिए, तो उन्हीं के बाद पे जितना खास तौर पे स्टूडेंट जैसा चाहते हैं वैसा ही मैं करवा रहा हूँ। चलिए 457 का आंसर क्या होगा, तो 457 का आंसर आपका होता है, इसका आंसर डी होगा। डी मतलब इंसाइक्लोपीडिया, मतलब तृतीय सूचना स्रोत में क्या आता है, तो डिक्शनरी आता है। जैसे कि हम आपको बताएं डिक्शनरी आता है, ईयर बुक आता है, बिब्लियोग्राफिक्स, ठीक है, बिब्लियोग्राफिक्स आता है आपका ये तृतीय सूचना स्रोत में, जैसे कि हम आपको जस्ट बताए हैं। चलिए कैसा लग रहा है क्लास, आप वीडियो को बस लाइक करते चलें। बिहार लाइब्रेरियन आपके लिए टेस्ट लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। चलिए 458 इनमें से कौन सा सूचना स्रोत तृतीय सूचना स्रोत की श्रेणी में आता है। जैसे कि हम आपको जस्ट अभी बताएं कि तृतीय सूचना स्रोत के अंतर्गत कौन कौन आता है। और मैं एक बात गौर करवा देता हूं आपको कि ये क्वेश्चन जितना कि आपको इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं उसमें से मैं गारंटी करता हूं कि इसमें
चलिए फटाफट इसका आंसर बताइएगा, 458 का आंसर क्या होगा। चलिए मैं भी बता देता हूँ आपको, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं बता देता हूँ 458 का आंसर। इसका आंसर ए होगा, जैसे कि गाइड्स टू लिटरेचर, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए क्या बोल रहा है, 459 क्वेश्चन। प्राथमिक सूचना स्रोत जिसमें किसी विषय से संबंधित नवीन शोध और ज्ञान एक निश्चित अवधि में क्रमिक रूप से प्रकाशित होता है तो उसे क्या कहते हैं। 459 का आंसर फटाफट जो जानते हो वीडियो को लाइक करते हुए चलें और साथ में साथ आप बताते चलें कैसा लग रहा है क्लास। और इसका आंसर आपका सामयिक प्रकाशन होता है, पीरियोडिकल जर्नल्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 61 क्वेश्चन। 61 सरकार, शासन और किसी वस्तु के अनुसंधानकर्ता आविष्कारकर्ता के मध्य हुए समझौते का प्रमाण पत्र होता है। इसको क्या बोलते हैं। 461 का आंसर फटाफट इसका आंसर बताएं। इसका आंसर 61, जैसे कि आपको पता चल गया, इसका आंसर 61 होगा, मतलब पेटेंट होगा। पेटेंट किस लॉ के अंतर्गत आता है, मतलब किस सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चले। 462 क्वेश्चन, भारत में पेटेंट प्रदान करने का कार्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 462 का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन KBS 462 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 462 इसका आंसर होगा नागपुर होगा। नागपुर में पेटेंट प्रदान करने का कार्यालय कहाँ है, तो नागपुर में स्थित है। ये लिख लीजिएगा, 100% मैं बोल रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब डाटाबेस के 2 प्रकार का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 463 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 500 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने जा रहा है। मुझे अनुरोध है कि इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो फटाफट इसका आंसर जानते हो वो कमेंट में करके ज़रूर बता सकते हैं। कंप्यूटर का मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंप्यूटर का जानकारी आपको रखना अनिवार्य है। चलिए मैं कंप्यूटर खास तौर पे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एनालिसिस किया हूँ, KBS और NBS, उसके बाद बिहार लाइब्रेरियन सात क्षमता का क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तुरंत कुछ दिन में आपका पोस्ट कर दिया जाएगा, कल फिलहाल पोस्ट कर दिया जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि कैसा क्वेश्चन आया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं स्पेशल कंप्यूटर का क्लास भी आपके लिए लॉन्च करूँगा। 463 का आंसर होगा, 463 का आंसर ए होगा, संदर्भ डेटाबेस और स्रोत डेटाबेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 464 क्वेश्चन पे। 464 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 464 क्वेश्चन, पाठक और पुस्तक में संपर्क स्थापित करने हेतु की जाने वाली सेवा को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी फटाफट जो जानते हैं इसका आंसर फटाफट इसका आंसर बता सकते हैं। 464 का। और एक और नोटिफिकेशन मैं बता दूं तो थ्योरी क्लास में आपके लिए पोस्ट कर रहा हूं, बट बहुत ही कम ही लोग देख रहे हैं, तो मुझे इतना मेहनत करके थ्योरी क्लास में बता रहा हूँ। जैसे कि इसके पिछले मैं आपको इफला और ALA के संघ के बारे में बताया था। आज बहुत ही महत्वपूर्ण लाइब्रेरी के हिस्ट्री, फादर ऑफ लाइब्रेरियन किसे बोला जाता है, तो आपको डॉक्टर SR रंगनाथन जी को ज़्यादातर बोला जाता है, परंतु SR रंगनाथन हिस्ट्री आप खास तौर पे पढ़िएगा तो सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में बहुत ही बार आपको पढ़ना अनिवार्य रहेगा। तो उनके लिए मैं थ्योरी क्लास पोस्ट किया हूँ, जाकर जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए 464 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोलता है, पाठक और पुस्तक में संपर्क स्थापित करने हेतु की जाने वाली सेवा क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादातर जो पढ़े हैं बढ़िया से उन्हीं को पता होगा, तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका आंसर जो भी खास तौर पे दे दिए आंसर, मैं मानूंगा कि उनका तैयारी पक्का पूर्णतः बिहार लाइब्रेरियन में होने की संभावना है, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन है बहुत कम ही लोग को पता होगा। 464 का आंसर
फटाफट मेरे आंसर बताने से पहले आप कोशिश कीजिए इसका आंसर बताने का। जो बता दिए मैं गारंटी करता हूँ उनका जॉब पका है। 464 का आंसर ए होगा, संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस। बहुत ही महत्वपूर्ण है संदर्भ सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 465 क्वेश्चन। 465 क्वेश्चन बोलने से पहले मैं चाहता हूं कि इसका आंसर और ख़ास तौर पे आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन रहता है? कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट बुक एट द राइट टाइम एंड इन द राइट पर्सनल वे। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉइंट में आप लिख लीजिएगा। जिनको पता है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका आंसर जो बता दिए बहुत ही अच्छी बात कहूँगा, मैं उनका तैयारी हो चुका है। जितना भी मैं आंसर करवाता हूँ ख़ास तौर पे क्वेश्चन, जिसमें से आपको ख़ास तौर पे 50% आना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत ही लाइब्रेरी साइंस के तौर पे बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है। चलिए इसका कथन और बताते हैं किसके द्वारा लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। 465 का आंसर क्या होगा? 400। चलिए इसका आंसर होगा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा बोला गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और साथ ही साथ कमेंट करते हुए चले। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैं खुद पर्सनल मैसेज करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए 466 क्वेश्चन, डॉक्टर रंगनाथन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 466 क्वेश्चन। डॉक्टर रंगनाथन ने कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर संदर्भ सेवा को 2 भागों में विभाजित किया था। ये दोनों कौन प्रकार के हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 466 का आंसर होगा। जो जानते हैं वो कमेंट में करके बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर पता नहीं होगा बहुत लोगों को। मुझे पता है कि बहुत लोगों को नहीं पढ़ा होगा, तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर तत्वरित संदर्भ सेवा और विस्तृत गहन संदर्भ सेवा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तद्धित संदर्भ सेवा सूचना सेवा में पाठकों के समस्या का समाधान प्रायः प्रदान किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको खास तौर पे जितना भी मैं बता चुका हूँ सूचना स्रोत, आपको मैं जिस तरह से बताया हूँ वो याद रखिएगा। सूचना स्रोत कितना आता है मैं फिर से बता देता हूँ। स्पेशल याद रखिएगा। प्राथमिक में कौन आता है, द्वितीय में कौन आता है और तृतीय में ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन ज़्यादातर सवाल आपसे पूछा जाएगा। मैं गारंटी करता हूँ जो मैं बता रहा हूँ अभी वो आपसे पक्का गारंटी के साथ पूछा जाएगा कि ये सवाल पक्का पूछा जाएगा। जैसे पेटेंट के बारे में आप प्रथम लॉ के बारे में पेटेंट सुनते होंगे कि पेटेंट क्या है, तो बार बार आपसे पूछा जाता है कि पेटेंट किस लॉ के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है, ये बार बार आपसे सवाल में पूछा जाता है। तो ये फिर से लिख लीजिएगा। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कौन कौन से आते हैं प्रथम लॉ में। तो प्रथम लॉ में याद रखिएगा सबसे पहले पेटेंट आता है, फिर आपका न्यूज़ पेपर आता है, फिर आपका आता है सम्मेलन मतलब आप जो भी आप साथ में मिलकर जो भी डिस्कस करते हैं वो होता है। मानव शोध प्रबंधन होता है। कस्म मतलब पेटेंट ही बोला जाता है। प्रतिवेदन बोला जाता है, पत्रिकाएं बोला जाता है। ये सब आपका आता है प्रथम सूचना स्रोत में आता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। द्वितीय सूचना स्रोत में कौन सा आता है, तो द्वितीय मतलब सेकेंडरी बोला जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिएगा। द्वितीय में आता है सारकरण, अनुक्रमिकाकरण, पत्रिका, संदर्भ पुस्तक और कोश, विश्व कोश, हस्त पुस्तिका, तालिका, विश्व पुस्तक, ये सब आपका आता है द्वितीय सूचना स्रोत में आता है। ये इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पे तृतीय में कौन सा आता है, टर्सरी इसको बोला जाता है, टर्सरी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। टर्सरी में कौन सा आता है, याद रखिएगा। टर्सरी में आपका निर्देशिका, शब्दकोश, विश्वकोश, डिक्शनरी, मार्गदर्शिका, शोध प्रगति, ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफिक्स, जिसे इंपॉर्टेंट है। अब याद हो चुका होगा, मुझे पता है कि इतना करने के बाद आपको याद नहीं हो रहा है तो आपका दिमाग कमज़ोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरा लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ और इतना समझना की बात ज़रूरी है। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। 467 क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक और शेयर ज़बरदस्त करें। और एक और है कि मैंने बिहार क्षमता का क्वेश्चन पोस्ट कर चुका हूँ, जाकर जो नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए तद्धित संदर्भ ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर फटाफट जो जानते हो कमेंट में कर दिए होंगे।
467 का आंसर होगा आपका ए होगा संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ ही होगा। बहुत लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 468 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से संदर्भ ग्रंथ नहीं है, इनमें से संदर्भ ग्रंथ कौन सा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, संदर्भ ग्रंथ कौन सा नहीं है। फटाफट इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट में करके बताएं जो जानते हैं इसका आंसर। 468 का आंसर होगा पत्रिका नहीं है। मतलब कौन सा है, तो विश्वकोश है, शब्दकोश है, गजेटियर। गजेटियर क्या है, गजेटियर आपको पता होना चाहिए। गजेटियर को बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, बहुत लोगों को पता है लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि गजेटियर को मैप भी बोला जाता है। गजेटियर के माध्यम से किसी राज्य के बारे में जान सकते हैं विस्तार से, उसका संस्कृति मैप कहाँ पर क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार सवाल में पूछा जाता है कि किसी जगह के बारे में जानने की ज़रूरत हो या मैप जानने की ज़रूरत हो तो किसका सहायता लेते हैं, तो गजेटियर का सहायता लेते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आपको क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये इतना बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यही क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। इससे अच्छा पहले मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। 471 क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंटेशन बार बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता है। 461 का आंसर, डॉक्यूमेंटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बहुत ही ये 100% बोल रहे हैं, 100% का 1000 गारंटी करते हैं ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि क्षमता के क्वेश्चन में देखिएगा तो 2 यूनिट, सबसे पहले 2 महत्वपूर्ण था। पहला तो फुल फॉर्म पूछा जा रहा था आपसे, फुल फॉर्म बताइएगा। और पहला कब एस्टैब्लिश ईयर पूछा जा रहा था, और सबसे पहले सर्वप्रथम किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, कौन थे, कौन प्रकाशन किए, ये इंपॉर्टेंट था। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। जो ये 4 पॉइंट याद कर लिया वो बिहार लाइब्रेरियन का सपना पूरा हो जाएगा। आप आराम से सपना देख सकते हैं, पूरा होगा आपका। चलिए, डॉक्यूमेंटेशन 471 का आंसर बहुत ही इजी आंसर था। मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग कमेंट करके बता चुके होंगे। 471 का आंसर होगा ए, पॉट आउटलेट होगा, पॉट आउटलेट जी हैं। चलिए, इसका मैं थ्योरी क्लास भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ। बहुत लोग नहीं देखते हैं थ्योरी क्लास, परंतु आप देखिए थ्योरी में विस्तार से हम आपको समझा के बता रहा हूँ। क्योंकि आप थ्योरी क्लास देखते हैं तो उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, आपको समझ में आएगा लाइब्रेरी साइंस क्या है। और थ्योरी क्लास में मैं आपको अमित किशोर का बुक पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो इजी लैंग्वेज में बोला जाता है, जिस तरह से मैं आपको लैंग्वेज के अनुसार बढ़िया से विस्तार से समझाता हूँ। 472, पॉट आउटलेट ने प्रलेखन विषय के प्रथम पुस्तक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड दे डॉक्यूमेंटेशन की रचना किस वर्ष की गई। बहुत बढ़िया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फटाफट बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 472 का आंसर। 472 का आंसर भी 1934 में हुआ था। 1934 में, मतलब इसका आंसर ए होगा। 1934 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करते चलें और बताएं कि कैसा लग रहा है क्लास। और मैं कल महामैराथन क्लास फिर से ला रहा हूं आपके लिए, स्पेशल 1 लाइनर। 1 लाइनर का मतलब है कि एक लाइन में आपको संक्षिप्त में क्वेश्चन और सीधे आंसर नीचे रहेगा। तो जो चाहते हैं महामैराथन के साथ साथ मैं इसलिए देता हूं क्योंकि आपको अब 2 महीना बच रहा है सिर्फ। जून के लास्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैंने बीपीएससी ऑफिस से पता किया हूँ, क्योंकि क्षमता का क्वेश्चन निकाल सकता हूँ तो मैं नोटिस भी पता कर सकता हूँ। तो मैंने पता किया है कि वो गारंटी के साथ जून के लास्ट वीक तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगस्त जैसे कि सूचना मिल चुका होगा, बीपीएससी टीचर वाले का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बीपीएससी टीचर का आया है तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर क्यों फालतू का न्यूज़ बताते हैं, बीपीएससी टीचर का है। तो आप लोग गधा हैं क्या? कोई बच्चा लगता है गधा ही है, डिग्री लेके बस बैठे हैं। क्योंकि बीपीएससी आपको एग्ज़ाम लेने वाली है, तो आपका स्पेशल एग्ज़ाम नहीं लेने वाली, उसी के साथ लेगी। मतलब आपको अगस्त में आपका एग्ज़ाम डन है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक और नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि अगस्त तक आपको महामैराथन चलेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते चलें। और फिलहाल बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और साथ क्षमता का क्वेश्चन पोस्ट कर दिया जाएगा, आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।